आज हम पढ़ेंगे जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो ये है संसद के पास। किसके पास है? संसद के पास। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 28 जनवरी 1950 ईस्वी में। कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 ईस्वी में। फिर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित टोटल केवल 34 जो है न्यायाधीश हो सकते हैं। दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपील अधिकरण के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये संसद के द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास है। अगला है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं। मतलब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की प्रक्रिया के द्वारा जो है हटाए जा सकते हैं। तो कौन कौन? राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है हटाए जा सकते हैं। देखो, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर हटाए जा सकते हैं। फिर सेवानिवृत्ति क्या होता है? जो है इसका मतलब होता है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। मतलब अगर वो रिटायर हो जाते हैं तो वहाँ से तो कहीं भी और मतलब किसी भी न्यायालय में जो है वो वकालत नहीं कर सकते हैं। फिर सामान्यतया उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन से वो किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है? तो अगर ये राष्ट्रपति महोदय जी कहें तो वो कहीं अन्य भी कर। आगे देखें तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितनी आयु है? मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय हैं उनके न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो ये है 65 वर्ष। मतलब 65 वर्ष के बाद वो रिटायर हो जाते हैं। फिर है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो ये भारतीय संविधान का जो है आर्टिकल 134 का जो 1 पार्ट है वो जो है संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अगला है उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायालयों की जो न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ये है 5। मतलब 5 न्यायाधीशों की कम से कम संख्या होनी चाहिए उच्चतम न्यायालय से संविधान के निर्वचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए। फिर आगे देखते आगे सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो देखो, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। फिर है अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना एवं गठन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। फिर अनुच्छेद 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। मतलब अनुच्छेद 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। फिर आर्टिकल 126 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। फिर अनुच्छेद 128 में कहा गया है कि जो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को जो है को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। मतलब ये कहा जाता है कि जब जो रिटायर हो गए हैं जो न्यायाधीश, उनको अगर सर्वोच्च न्यायालय में बैठक होती है तो उसमें उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। अगला है 129 आर्टिकल में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को
न्यायालय घोषित करता है। 129 में कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो मतलब उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करता है। फिर 130 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान जो है वो निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति है। फिर 131 में बोला गया है कि उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता का विवरण है। फिर आगे अनुच्छेद 136 में कहा गया है कि अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति का प्रावधान है। फिर आगे है अनुच्छेद 137 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णयों के पुनर्विचार की शक्ति के विषय में उल्लेख है। मतलब 137 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णयों के पुनर्विचार की शक्ति के विषय में उल्लेख है। फिर 141 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है। आगे है अनुच्छेद 143 में कि राष्ट्रपति की 143 में राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन है। फिर अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया को जो है विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। क्या है 145 में कि इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की जो कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया है उसको जो है विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। फिर 146 में कहा गया है कि जो उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए गए हैं। फिर आगे देखें, आगे है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन, देखो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते व पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन भत्ता पेंशन जो है कहाँ से आता है, भारत की संचित निधि से आता है। फिर आगे है कि केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। मतलब केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवाद जो होते हैं उसका निर्णय जो है वो भारत के उच्चतम न्यायालय की जो है शक्ति आती है। तो इस किसके हो जाएगा, मुक्त, मतलब इसकी जो मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। फिर है उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया, तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 में जो है प्रतिपादित किया। फिर है केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। किसमें, केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही तदर्थ जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति का प्रावधान है। फिर है संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है। जो पुनर्विलोकन होता है उसका मतलब होता है फिर से उसका, जैसे कोई नियम कानून बना तो उसका फिर से अवलोकन करें और जो गलती सही गलत क्या है तो उसका समीक्षा एक प्रकार से करें। तो ये जो है अनुच्छेद 137 के अंतर्गत। फिर है भारत में संविधान की मूल संरचना यानी कि बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है, तो यह है न्यायिक समीक्षा। अगला है संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय को है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं, तो ये आता है मूल अधिकारों का जो है प्रवर्तन। फिर है भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, तो यह सर्वोच्च न्यायालय है। फिर आगे देखें, आगे है कि न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियाँ। देखो अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा प्रतिबंध लगाता है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, किंतु जब ऐसे न्यायाधीशों को हटाने के प्रस्ताव पर संसद में विचार चल रहा हो तो उससे संबंध आचरण पर संसद में चर्चा की जा सकेगी। तो क्या कहा गया है कि फिर से देखो अनुच्छेद 121 की उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के किसी न्यायाधीश
द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए किए गए आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, किंतु जब ऐसे न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर संसद में जो विचार चल रहा हो तो उसे संबंध आचरण या पर संसद में चर्चा की जा सकती। मतलब क्या है कि जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश के आचरण के संबंध में जो है संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अनुसार जो है उच्चतम न्यायालय तथा जो उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी भी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, किंतु जब ऐसे न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव पर संसद में विचार चल रहा तो उस समय जो है संबंध आचरण पर संसद में चर्चा की जा सकेगी। फिर आगे देखते हैं कि जो न्यायालय है उसकी अवमानना, मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय की अवमानना जो है अवमानना के संबंध में सख्तियों का प्रावधान किया गया है। 129 में सर्वोच्च न्यायालय और जो है 215 में जो है उच्च न्यायालय। फिर आगे देखें, आगे है कि न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, मतलब रिस्ट्रिक्शन ऑफ जजेस। कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, भारत में किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं कर सकता है। ये अनुच्छेद 124 के 7वें पार्ट में कहा गया है। फिर आगे है कि भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये दलित जो है न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन थे। फिर है संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। अगला है कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय ने किसे परामर्श लेने का अधिकार है। कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है, तो यह है राष्ट्रपति को। अगला है मूल अधिकार, व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। यह धारणा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्त की थी। फिर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है, तो ये अनुच्छेद 32।